हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10th कंप्यूटर सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11 डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन अ सी लैंग्वेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 11 का पहला टॉपिक है डेटा टाइप। तो देखें डेटा टाइप क्या है। तो द टाइप ऑफ अ वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू एन आइडेंटिफायर इज नोन एज इट्स डेटा टाइप। तो हम जो भी आइडेंटिफायर को हम यहाँ पे जो भी टाइप यहाँ पे हम असाइन करेंगे उसको हम यहाँ पे डेटा टाइप के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल, इफ एन आइडेंटिफायर डेट हैज बीन असाइन अ वैल्यू देन डेटा टाइप ऑफ डेट इज इंटीजर। अगर हमने यहाँ पे डेट नाम के कोई भी आइडेंटिफायर को हमने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर दी तो वो वैल्यू पर्टिकुलर डेट नाम के आइडेंटिफायर की होगी इंटीजर। ओके, क्योंकि डेट ऑलवेज इंटीजर नंबर्स में आती है इसके लिए। एन आइडेंटिफायर इज एसोसिएटेड विथ इट्स डेटा टाइप बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स। तो आइडेंटिफायर को हम यहाँ सिंटैक्स के टाइप से डेटा टाइप कैसे असाइन करेंगे वो हम यहाँ पे देखें। तो डेटा टाइप आइडेंटिफायर 1 और कॉमा करके आप जितने भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना चाहो उतने कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि कॉमा आइडेंटिफायर 2 कॉमा आइडेंटिफायर 3 अप टू आइडेंटिफायर एन, यानी कि जितने भी वेरिएबल आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है वैसे आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। द कंटेंट्स रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट फॉर द गिवन सिंटेक्स आर ऑप्शनल। तो जो भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आइडेंटिफायर 2 3 अप टू एन तक आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पे ऑप्शनल चीज है। आप यहाँ पे कॉमा का यूज करके जितने भी सेम डेटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहो उतने सेम टाइप डेटा टाइप के वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमा। Each data type in a C is allocated a fixed memory space. It is denoted by bytes. तो हर एक डेटा टाइप के लिए यहाँ पे एक फिक्स मेमोरी है और वो मेमोरी को हम यहाँ पे बाइट्स के रूप में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन बता दिया कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स की यहाँ पे जगह वो ऑक्यूपाई करेगा। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स बेसिक डेटा टाइप कॉल्ड इंटीजर, डेसिमल एंड कैरेक्टर। तो यहाँ सी लैंग्वेज के अंदर कुछ बेसिक डेटा टाइप्स बताई आपको कि इंटीजर है एक, तो दूसरा डेसिमल एंड द थर्ड वन इज कैरेक्टर। These data type are represented using the keyword int for integer, float and char for character respectively। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कीवर्ड्स बताए गए कि आपको अगर वो टाइप की डेटा टाइप आपको अगर यूज करनी है तो आप किस कीवर्ड के साथ करो। तो इंटीजर के लिए आपको यहाँ पे int यूज करना है, डेसिमल पॉइंट्स के लिए आपको यहाँ पे फ्लोट यूज करना है एंड कैरेक्टर्स के लिए आपको char नाम की डेटा टाइप आपको यूज करनी है। एनी वेरिएबल इन अ सी नीड्स टू बी डिक्लेयर बिफोर यूजिंग इट। तो जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करो सी लैंग्वेज के अंदर तो वो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आपको ये डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। The statement that declares a variable in a C is called a declaration statement। यानी कि वो स्टेटमेंट कि जिसके थ्रू हम यहाँ पे पर्टिकुलर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें। और नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस डेटा टाइप्स। तो अब अलग अलग डेटा टाइप के बारे में हम देखें। उसमें सबसे पहला है इंटीजर, यानी कि INT डेटा टाइप के बारे में हम देखेंगे। तो एन इंटीजर मीन्स द होल नंबर, इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर। तो यहाँ पे इंटीजर का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे वो होल नंबर है, यानी कि वो नंबर आइदर पॉजिटिव हो सकता है या फिर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर वो हो सकता है। टू डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल वी यूज दिस सिंटैक्स। अगर हमें कोई भी इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कराना हो तो उसके लिए हम कौन से सिंटैक्स यूज करेंगे वो देखें। तो सिंटैक्स है कि int आइडेंटिफायर 1 और ब्रैकेट के अंदर कॉमा यूज कर आइडेंटिफायर 2 कॉमा आइडेंटिफायर 3 कॉमा अप टू आइडेंटिफायर n, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपको चीज दिखाई दी वो यहाँ पे एक ऑप्शनल चीज है। आप कॉमा का यूज करके जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहो उतने कर सकते हो। यहाँ पे सेम डेटा टाइप के अलग अलग वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आगे हमने int इंटीजर लिखा हुआ है और आइडेंटिफायर 1 आइडेंटिफायर 2 करके हमें जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं उसके नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, तो एग्जांपल देखें तो सबसे पहला है इंटीजर roll underscore number। तो here int is a data type and roll underscore number are the variables declared by the statement। तो यहाँ पे जो int लिखा हुआ है वो हमारा डेटा टाइप है
और रोल अंडरस्कोर नंबर है वो हमारे एक वेरिएबल का नाम है कि जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। सेकंड है कि इंटीजर इंट डेट कॉमा मंथ कॉमा ईयर, यानी कि हमने यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं अलग अलग नाम से, कि एक डेट नाम यूज किया, फिर मंथ यूज किया, फिर ईयर यूज किया, तो अलग अलग 3 वेरिएबल हमने सेम डेटा टाइप का यूज करके क्रिएट किए। तो here int is a data type and date, month and year are variables declared by the statement। तो ये तीनों हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। In ANSI C, int data type uses 4 bytes और 32 bits memory space। तो ANSI C यानी कि C लैंग्वेज के अंदर जो int डेटा टाइप है वो यहाँ पे मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स की जगह ऑक्यूपाई करेगा, या फिर 32 बिट्स मेमोरी। एक बाइट का हमने अभी आगे देखा था कि एक 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, तो यहाँ पे टोटल 4 बाइट वो ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मींस 4 into 8 that is 32 bits memory space। The variable defined with int are signed variables, that is they are capable of storing both positive and negative value। तो यहाँ पे जो भी हम int डेटा टाइप के साथ हम जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, वो यहाँ पे साइन वेरिएबल्स कहलाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे दोनों क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनसाइंड इंटीजर। तो देखिए उसमें क्या है कि इन मैनी सिचुएशंस व्हेन वी आर अवेयर दैट वी विल नॉट रिक्वायर अ नेगेटिव वैल्यू एट ऑल, वी कैन डिफाइन द वेरिएबल यूजिंग अ कीवर्ड अनसाइंड। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करें उस वेरिएबल के अंदर हमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे कि हमने अभी आगे डेट मंथ एंड ईयर वाला जो एग्जांपल देखा, उसके अंदर हमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं इंसर्ट करनी हो, तब हम पर्टिकुलर डेटा टाइप के नाम के आगे यहाँ पे हम अनसाइंड यूज कर सकते हैं। तो वहां पे वो क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल है नीचे दिया ही गया है कि एग्जाम्पल अनसाइंड इंट डेट कॉमा मंथ कॉमा ईयर, यानी कि यहाँ पे यूजर्स अगर कोई भी डेट मंथ या ईयर की अगर माइनस में वैल्यू इंसर्ट कराएगा तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर के आगे अनसाइंड वर्ड यूज किया है। हियर अनसाइंड इंट इज अ डेटा टाइप, date, month and year are identifiers of types integer and are capable of storing only positive value। तो यहाँ पे जो हमारे date, month and year नाम के जो हमने आइडेंटिफायर्स यानी कि हमने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे वो स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर का यूज किया है उसके लिए। The data type unsigned integer uses 4 bytes और 32 bits memory space। तो unsigned integer भी यहाँ पे 4 बाइट या फिर 32 bits की मेमोरी ही ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग इंटीजर, यानी कि लॉन्ग इंट डेटा टाइप का हम यूज कर सकते हैं कि इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ इंटीजर नंबर्स बाय यूजिंग अ प्रीफिक्स लॉन्ग विद द इंटीजर डेटा टाइप। तो अगर हमें पर्टिकुलर इंटीजर जो भी हमारी डेटा टाइप थी उस डेटा टाइप का अगर हमें रेंज इंक्रीज करना हो तो वो रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया कि लॉन्ग इंटीजर और आइडेंटिफायर यूज किया हमने पॉपुलेशन। तो हियर लॉन्ग इंट इज अ डेटा टाइप एंड पॉपुलेशन इज अ वेरिएबल डिक्लेयर। तो यहाँ पे जो लॉन्ग इंट आपको दिख रहा है वो हमारा वन टाइप ऑफ डेटा टाइप है, और जो पॉपुलेशन है वो हमारा एक यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। एडिंग लॉन्ग एज अ प्रीफिक्स टू इंट allocates 8 bytes और 64 bits मेमोरी स्पेस टू द वेरिएबल। तो यहाँ इंट के आगे हमें लॉन्ग वर्ड का यूज करके हम यहाँ पे मेमोरी के अंदर पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए 8 बाइट की मेमोरी हम अलोकेट कर सकते हैं, या फिर 64 बिट्स मेमोरी हम यहाँ पे अलोकेट करा सकते हैं। यानी कि पर्टिकुलर जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे विथ अ लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप के साथ, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल मेमोरी के अंदर 8 बाइट्स या फिर 64 बिट्स की मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा। फिर सेकंड डेटा टाइप इज रियल। The integer data type is used to store whole number। तो हमने अभी देखा कि जो भी integer data type थी
तो वो इंटीजर डेटा टाइप का यूज हम यहाँ पे होल नंबर को स्टोर करने के लिए करते थे। टू स्टोर रियल नंबर, सी लैंग्वेज सपोर्ट्स फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तो अगर हमें रियल नंबर स्टोर कराने हो सी लैंग्वेज के अंदर, तो सी लैंग्वेज के अंदर रियल नंबर स्टोर कराने के लिए यहाँ पे फ्लोट नाम की डेटा टाइप का हम यूज करेंगे। तो फ्लोट, द वेरिएबल फॉर फ्लोट वैल्यूज आर आइडेंटिफाइड बाय द कीवर्ड फ्लोट। तो यहाँ पे फ्लोट नाम के जो भी वेरिएबल अगर हमें असाइन कराने हो, तो वो असाइन करने के लिए हम यहाँ पे फ्लोट नाम का कीवर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए कि फ्लोट AMT अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर पे, यानी कि अमाउंट टू पे। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और डेटा टाइप हमने यूज किया यहाँ पे फ्लोट। तो हियर फ्लोट इज अ डेटा टाइप एंड AMT यानी कि अमाउंट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर पे इज अ रियल वेरिएबल डिक्लेयर बाय द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो फ्लोट है वो हमारा डेटा टाइप है एंड AMT अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर पे वो हमारे एक वेरिएबल का नाम है। The float data type uses 4 bytes और 32 bits memory space। तो यहाँ पे जो भी हमारा फ्लोटिंग डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप यहाँ पे 4 बाइट की जगह या फिर 32 बिट्स की जगह वो ऑक्यूपाई करेगा। फिर नेक्स्ट रियल के अंदर एक नेक्स्ट पॉइंट है कि डबल प्रिसिजन। तो कीवर्ड डबल इज यूज व्हेन वी नीड हाई प्रिसिजन। अगर हमें वहां पे ज्यादा प्रिसिजन की अंदर वैल्यूज चाहिए, तो वो ज्यादा वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे डबल कीवर्ड का यूज करेंगे। डेट इज प्रिसिजन मोर देन 6 डेसिमल डिजिट्स। यानी कि यहाँ पे प्रिसिजन का मतलब क्या, तो कि हमें 6 डिजिट से ज्यादा नंबर अगर हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ पे डबल कीवर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है डबल बैलेंस अंडरस्कोर अमाउंट। तो यहाँ पे जो डबल है वो हमारी डेटा टाइप है एंड बैलेंस अंडरस्कोर अमाउंट जो लिखा हुआ है वो हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारी यहाँ पे एक हायर रेंज एंड ज्यादा प्रिसीजन वाली वैल्यूज यहाँ पे वो स्टोर करेगा। So here double is a data type and balance underscore amount is a real variable declared by the statement which stores the real value having a higher range and precision. The double data type uses 8 bytes और 64 bits memory space। तो यहाँ पे जो double data type है वो यहाँ पे 8 byte की memory allocate करेगा या फिर 64 bits memory occupy करेगा, यानी कि 1 byte is equal to 8 bit। तो यहाँ पे 8 into 8 that is 64 बिट्स हो जाते हैं। रियल के अंदर एक और पॉइंट कि लॉन्ग डबल प्रिसीजन। तो एडिंग लॉन्ग एज अ प्रीफिक्स टू डबल इंक्रीज द रेंज ऑफ अ डबल वेरिएबल। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी वेरिएबल के अगर आगे हम यहाँ पे लॉन्ग कीवर्ड का हम यूज करके उसकी जो भी रेंज है वो रेंज को हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है लॉन्ग डबल क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग कीवर्ड का यूज कर पर्टिकुलर डेटा टाइप की हमने रेंज यहाँ पे इंक्रीज कर दी। तो हियर लॉन्ग डबल इज अ डेटा टाइप एंड क्रेडिट इज अ रियल वेरिएबल डिक्लेयर बाय द स्टेटमेंट हैविंग मोर रेंज देन डबल। तो यहाँ पे डबल से भी ज्यादा वाली रेंज हमें यहाँ पे क्रेडिट नाम के हमारे वेरिएबल में हमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लॉन्ग कीवर्ड का यूज किया है उसके लिए। द लॉन्ग डबल डेटा टाइप यूज 16 बाइट और 128 बिट्स मेमोरी स्पेस। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे लॉन्ग डबल डेटा टाइप हमने यूज की है वो यहाँ पे 16 बाइट्स मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा या फिर 128 बिट्स मेमोरी वो ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि 16 into 8 तो यहाँ पे 128 बिट्स हो जाएंगे। फिर हमारी लास्ट एंड थर्ड डेटा टाइप रहेगी कैरेक्टर, यानी कि CHAR। तो द CHAR डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। तो हमने 10th चैप्टर में भी देखा था कि CHAR जो हमारी डेटा टाइप है वो क्या करेगा, तो वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर वो स्टोर करके देगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है तो जेंडर, तो यहाँ पे मेल फीमेल, तो यहाँ पे F and M हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं जेंडर के लिए। फीस पेड, तो यहाँ पे यस या फिर नो, तो फीस पेड है तो यस, नहीं है तो नो, तो वैसे वाला हम यहाँ पे स्टोर करेंगे वैल्यूज को। कीवर्ड CHAR इज यूज टू डिक्लेयर कैरेक्टर वेरिएबल। तो CHAR का यूज हम यहाँ पे कैरेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे। एग्जाम्पल CHAR जेंडर। Here CHAR is a data type and gender is a character variable declared by the statement। तो यहाँ पे जो भी हमारा
char है वो हमारा डेटा टाइप है एंड जेंडर है वो हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक कैरेक्टर स्टोर करेंगे। The char data type uses 1 byte और 8 bits memory space। तो यहाँ पे हमने आगे के चैप्टर में भी देखा था कि एक जो हमारा सिंगल कैरेक्टर होगा वो उसके लिए हम यहाँ पे 1 बाइट की मेमोरी स्पेस अलोकेट करेंगे एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, यानी कि वो 8 बिट्स की मेमोरी अलोकेट करेगा। बाय डिफॉल्ट कैर इज अनसाइंड, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैर वो एक अनसाइंड डेटा टाइप रहेगा। It has a range from 0 to 255 and it is also possible to have signed characters। तो यहाँ पे उसकी रेंज बताई गई कि कैर की रेंज कितनी है, तो कैर की रेंज यहाँ पे आपको दिखाई दे कि 0 से लेकर 255 तक यहाँ पे अपनी CHAR की रेंज है और it is possible to have a signed characters। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो भी हमारा कैर डेटा टाइप है उसके अंदर यहाँ पे एक साइन कैरेक्टर्स भी हम यहाँ पे स्टोर करा सके। It has a range from -128 to +127 और जो यहाँ पे साइन CHAR होगा यानी कि जो भी साइन कैरेक्टर होगा उसकी रेंज यहाँ पे -128 से लेकर +127 तक की हो सकती है। Each character is associated with an integer value called ASCII value। तो यहाँ पे जो भी साइन कैरेक्टर्स होगा उस साइन कैरेक्टर्स यहाँ पे कोई ना कोई एक ASCII वैल्यू के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड होगा और ASCII का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। The fourth one is empty data set। तो C provides a special data type which has no value, hence we denote it to be empty। तो यहाँ पे C लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल्स को बिना वैल्यू के भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके यानी कि उसको हम यहाँ पे empty भी रख सकते हैं। This data type is defined by the keyword void। तो इस टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे void कीवर्ड का यूज करेंगे। C program consists of functions and functions in a C may return a value। तो C program के अंदर हमें पता है कि C programs functions का क्रिएट किया हुआ है, यानी कि C programs के अंदर functions हम क्रिएट कर सकते हैं और functions में रिटर्न अ वैल्यू, यानी कि functions कहीं ना कहीं वो अपनी वैल्यूज रिटर्न करेगा। If we don't want a function to return a value, then we can prefix it with void। अगर हम चाहे कि पर्टिकुलर कोई भी एक फंक्शन है वो वहां पे अपनी वैल्यू को रिटर्न ना करे तो उसके लिए हमें फंक्शन के नाम के आगे यहाँ पे एक void कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, तो वो फंक्शन रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा। एक एग्जांपल से समझे हम कि all the C programs contains return 0 as a last statement। तो हमने प्रोग्राम के अंदर देखा कि हर एक प्रोग्राम के अंदर रिटर्न 0 नाम का एक सेंटेंस वहां पे रहता है। This statement provides exit from the main function। तो ये जो रिटर्न 0 वाली जो लाइन है स्टेटमेंट है वो क्या करेगा कि वो इंडिकेट कर रहा है कि अब हमें मेन फंक्शन से बाहर जाना है। If we don't write this statement, then we will get a warning message। फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। अगर हम प्रोग्राम के अंदर ये वैल्यू हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगर हम नहीं रखते, रिटर्न 0 अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम वहां पे एक एरर मैसेज हमें देखने को मिलेगा कि फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू करके एक एरर मैसेज आएगा। टू अवॉइड गेटिंग सच अ मैसेज वी कैन प्रीफिक्स मेन विथ अ void। तो ये वाला जो मैसेज आएगा एरर वाला उसको अगर हमें हटाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हम मेन मेथड लिख रहे हैं तो मेन मेथड के आगे हमें यहाँ पे एक void कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, यानी कि जो हम अभी तक इंटीजर int मेन कर हम यहाँ पे अपना मेन फंक्शन क्रिएट करते थे तो वहां पे हमें int की जगह पर void फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये वाली एरर मैसेज से हम बच सकते हैं, तो हमें प्रोग्राम के अंदर बाद में रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो फिफ्थ वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। C is a flexible language। It allows user to create new entities from the existing one। तो हमें पता है कि C एक flexible language है और ऑलरेडी हमारे पास जो डेटा टाइप है उस डेटा टाइप का यूज कर हम यहाँ पे एक नया डेटा टाइप अगर क्रिएट करना हो तो वो क्रिएट करने की फैसिलिटीज हमें C लैंग्वेज दे दी है। One can create a new data type by making use of existing data type।
There are two types of user defined data types in a C। तो C के अंदर हम दो टाइप के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम देखेंगे कि सबसे पहला है टाइप डेफिनेशन, यानी कि टाइप डेफ का यूज कर हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो द टाइप डेफिनेशन वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग अ कीवर्ड टाइप डेफ। The syntax for using type definition is as follow: type def, data type और वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी वेरिएबल हम अगर क्रिएट करना चाहे तो हम यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप डेफ कीवर्ड। तो here type def is a keyword used to create user defined data types। Data type refers to an existing data type such as int, float, char, etc. and variables refer to a new name given to the existing data type। तो यहाँ पे हमने देखा जो सिंटेक्स के अंदर टाइप डेफ का हम यूज कर अपने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम यहाँ पे कर सकते हैं। डेटा टाइप ऑलरेडी हमारे पास जो है कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर्स है, उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डेटा टाइप की जगह पर। और वेरिएबल्स हम यहाँ पे एक नया नाम हम यहाँ पे अपना दे सकते हैं, यानी कि हमें जो नाम एक नया देना हो वो नाम यहाँ पे हम डिक्लेयर करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज एन्यूमरेटेड, यानी कि इनम डेटा टाइप। तो यहाँ पे कीवर्ड इनम इज यूज्ड टू क्रिएट द एन्यूमरेटेड डेटा टाइप। तो यहाँ पे इनम का यूज करके हम एन्यूमरेटेड डेटा टाइप का हम यूज कर सकते हैं। द सिंटेक्स फॉर यूजिंग इनम इज एज फॉलो। तो उसके सिंटेक्स यहाँ पे है कि इनम आइडेंटिफायर और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिया वैल्यूज 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 अप टू वैल्यू n तक। तो यानी कि हम सिंटेक्स अगर हम देखें तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमें जो भी वैल्यूज डिक्लेयर करानी हो वैल्यूज हम यहाँ पे डिक्लेयर करा सकते हैं। हम यहाँ पे इनम कीवर्ड का भी यूज कर क्रिएट कर सकते हैं। तो here enum is a keyword used to create a user defined data type। Identifier is the name that can be used to define a new variable, and value 1 to value n refers to names of a numeric constant 0, 1, 2 etc। तो यहाँ पे enum एक कीवर्ड है। आइडेंटिफायर वो हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका एक यहाँ पे नाम होगा, और ब्रैकेट के अंदर जो हमने वैल्यू 1 से लेकर वैल्यू n तक का जो भी हमने कुछ लिखा वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है न्यूमेरिक कांस्टेंट को, यानी कि 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। The variable defined using enum can be assigned any numeric value or values given in a curly bracket। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यूज वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने कुछ डिक्लेयर किया होगा उसको। एग्जाम्पल है इनम मनी, ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे लिखा रूपी, डॉलर, पाउंड, एन और ब्रैकेट ओवर। फिर हमने डिक्लेयर किया इनम मनी, करेंसी। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि करेंसी इज इक्वल टू डॉलर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया उसको वैल्यू असाइन करी। यानी कि द फर्स्ट स्टेटमेंट डिफाइंस द एन्यूमरेटेड डेटा टाइप मनी हैविंग अ न्यूमेरिक कांस्टेंट्स रूपी, डॉलर, पाउंड एंड येन विद द वैल्यूज 0, 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे रूपी के लिए 0, डॉलर के लिए 1, पाउंड के लिए 2 एंड येन के लिए हमने 3 वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कराई। So these numeric constants 0, 1, 2, 3 are assigned by the compiler automatically। और ये जो values assign हुई है वो वैल्यू कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन की गई है। The next statement declares a variable currency of type money। तो यहाँ पे जो भी हमारा टाइप था मनी उसको यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन किया करेंसी। तो द लास्ट स्टेटमेंट असाइंस द वैल्यू डॉलर टू करेंसी। हियर डॉलर इज असाइनमेंट विद अ न्यूमेरिक कांस्टेंट 1, सो इट इज इक्विवेलेंट टू करेंसी इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमने यहाँ पे डॉलर को जो वैल्यूज हमने वहां पे जो कंपाइलर के थ्रू जो दी गई है वहां पे उसको है वैल्यू 1। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि डॉलर की जगह पर उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख दे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि करेंसी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है उसके लिए, क्योंकि कंपाइलर द्वारा उसको असाइन की गई है ऑटोमेटिकली। नोट है कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू मॉडिफाई द न्यूमेरिक कांस्टेंट बाय असाइनिंग अ न्यू वैल्यूज। हम यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन करना हो वैल्यूज के अंदर तो वो हम वैल्यूज के अंदर मॉडिफिकेशन पे कर सकते हैं। जिसके एग्जांपल दिया कि इनम मनी और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया रुपीज इज इक्वल टू 10, डॉलर इज इक्वल टू 62, पाउंड इज इक्वल टू 79, येन इज इक्वल टू 101। तो वहां पे जो स्टेटमेंट हमने अभी जो देखा था कि करेंसी इज इक्वल टू 1 तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नाउ द स्टेटमेंट करेंसी इज इक्वल टू डॉलर would be equivalent to currency is equal to 62, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने यूजर ने खुद एलोकेट करी है डॉलर की वैल्यू 62, तो यहाँ पे हो जाएगा कि करेंसी इज इक्वल टू 62। फिर नेक्स्ट डेटा टाइप है 6.1 is a derived data type।
तो C provides the derived data type for grouping of variables. तो यहाँ पे हम जो भी derived data type है वो यहाँ पे एक वन टाइप ऑफ ग्रुप के लिए हम यहाँ पे डिक्लेयर उसको कर सकते हैं, जैसे कि array, structure, union and pointer etc. are the example of the derived data type. तो डिराइव्ड डेटा टाइप के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए कि एरे है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, पॉइंटर है, तो वो सारे यहाँ पे डिराइव्ड डेटा टाइप के एग्जांपल है। अमंग्स ऑल दिस वी विल लर्न अबाउट एरे। तो ये जो सारे हमने अलग अलग चार देखे, उस चार में से सिर्फ हमें यहाँ पे एरे के बारे में हमें देखना है और लेटर ऑन चैप्टर्स में हम एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी ब्रीफ में समझे एरे क्या है। तो एन एरे डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स हैविंग द सेम प्रॉपर्टी। तो एरे क्या है, तो एरे के अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो सारे वेरिएबल्स की डेटा टाइप वहां पे क्या हो जाएगी, कॉमन यानी कि सेम होगी। द सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग एन एरे इज एज फॉलो। उसकी सिंटेक्स हम देखें एरे डिक्लेयर करने की, तो डेटा टाइप, वेरिएबल और ब्रैकेट के अंदर साइज। तो हियर डेटा टाइप में बी एनी बेसिक डेटा टाइप, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो डेटा टाइप की जगह पर। वेरिएबल इज नेम ऑफ एन एरे, और जो वेरिएबल है वो हमारे एक यहाँ पे एरे का नाम हो जाएगा। एंड साइज रिफर्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी एरे। तो यहाँ पे साइज के अंदर आपको वहां पे एलिमेंट्स लिखने हैं कि आपको कितनी साइज का एरे चाहिए, तो उतने एलिमेंट्स आप पर्टिकुलर एरे के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो, यानी कि जितनी आपने साइज लिखी होगी उतने एलिमेंट्स आप यहाँ पे डिक्लेयर करा सकते हो, यानी कि उतने वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल है कि CHAR, तो हमने केयर नाम की डेटा टाइप यूज की, सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम नाम का एक वेरिएबल लिया और ब्रैकेट के अंदर 10 की एक साइज बना दी। तो here CHAR data type is defining an array called a subject underscore name having a size 10. This means that the array variable subject underscore name can store maximum 10 characters. फिर नेक्स्ट एग्जांपल है कि CHAR सब्जेक्ट और ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ा हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है कि इज इक्वल टू करके एक वैल्यू असाइन करा दी डबल कोट के अंदर C लैंग्वेज। तो हियर CHAR data type is defining an array variable called a subject without mentioning the size of an array। तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप का यूज किया CHAR, एरे का नाम दिया गया सब्जेक्ट, मगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक एरे की साइज नहीं बताई। डेट मीन्स हमने बिना साइज वाला एरे डिक्लेयर किया, मगर हमने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन करा दी C लैंग्वेज। तो C लैंग्वेज हमने जितने भी कैरेक्टर्स इंसर्ट यानी कि लिखे हुए उतनी साइज का यहाँ पे ऑटोमेटिकली एरे बन जाएगा। तो इन दिस केस द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली डिसाइड द लेंथ ऑफ द एरे। Here the length would be 11। तो यहाँ पे जो भी एरे की जो भी लेंथ होगी वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो एडजस्ट कर लेगा, यानी कि डिसाइड कर लेगा। जो भी हमने वैल्यूज डाली होगी उस वैल्यू के मुताबिक यहाँ पे एरे की लेंथ हो जाएगी, यानी कि हमने यहाँ पे C लैंग्वेज लिखा है, यानी कि टोटल 11 कैरेक्टर्स यहाँ पे होते हैं, तो हमारा एरे अपने आप यहाँ पे कंपाइलर 11 की साइज का एरे क्रिएट कर देगा। फिर नेक्स्ट है टाइप कन्वर्जन। Then expressions can be evaluated only if all the operands involved are of the same data type। तो यहाँ पे अभी कोई भी हम यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ पे इवोल्यूट करने जाए, तो उसके अंदर जितने भी ऑपरेंड्स यानी कि हमने ऑपरेंड्स का जो यूज किए गए होंगे वो अगर सेम टाइप के होंगे तो यहाँ पे उसको इवोल्यूट करने में आसानी रहेगी। तो C allows automatically conversions of lower data range to the higher data range। तो C लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे वो ऑटोमेटिक कन्वर्जेशन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन कैसे होगा, तो लोअर डेटा रेंज जो भी होगी उसको हम यहाँ पे हायर रेंज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जेशन हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम CHAR टू INT, यानी कि कैरेक्टर में से इंटीजर, एंड डबल टू फ्लोट एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे इस टाइप के टाइप कन्वर्जेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप कास्टिंग। तो इट इज पॉसिबल टू ओवरराइट द इंटरनल कन्वर्जेशन बाय परफॉर्मिंग अ प्रोसेस कॉल्ड अ टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे हम देखें कि C लैंग्वेज के अंदर हम यहाँ पे इंटरनल कन्वर्जेशन जो भी हमें वेरिएबल का करना होगा वो उसके ऊपर हम यहाँ पे इंटरनल कन्वर्जेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। टू टाइप कास्ट एनी वैल्यू द सिंटेक्स इज एज फॉलो। तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को टाइप कास्ट कराना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंटेक्स का यूज करें। तो सिंटेक्स है कि डेटा टाइप वेरिएबल और डेटा टाइप कांस्टेंट। तो यहाँ पे कोई भी हम
डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी डेटा टाइप का आप यूज कर लो और वेरिएबल का नाम ले लो, या फिर कांस्टेंट अगर आपको यूज करना हो तो आप यहाँ पे कांस्टेंट का भी यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप. And the last point of this video is storage classes. So the variables used in a C program are generally stored in a primary memory of the computer. C language provides storage classes that allows user to specify the location of the variable. तो C लैंग्वेज के अंदर जितने भी स्टोरेज क्लासेस अवेलेबल है वो यहाँ पे यूजर्स कौन से लोकेशन के ऊपर आपने स्टोर किए गए हैं तो वो हमें स्टोरेज क्लास के ऊपर से पता चलेगा. C language provide us four storage classes, namely auto, extern, register and static. C language हमें अलग अलग चार स्टोरेज क्लास प्रोवाइड कर रहा है जो यहाँ पे ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर एंड स्टैटिक नाम से अवेलेबल है. तो चलिए ये चारों स्टोरेज क्लास के बारे में अब हम डिटेल में देखें. तो सबसे पहला है ऑटोमेटिक वेरिएबल यानी कि ऑटो वेरिएबल. तो ऑल दी वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट हैव ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. तो जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे है वो सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास प्रोवाइड करता है. द सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग एन ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल इज एज फॉलो. तो स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफाइन करने की सिंटेक्स यहाँ पे हम देखें तो सिंटेक्स है ऑटो, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर. तो यहाँ पे एग्जांपल से समझे तो ऑटो इंटीजर नंबर हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे indicates that the variable number is of type integer and its storage class is automatic. तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम यहाँ पे हमारा नंबर है और उसकी डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे हमने ऑटो का यूज किया है. डेट मीन्स यहाँ पे उसका स्टोरेज क्लास यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा. नॉट है एक कि दिस वेरिएबल्स by default are assigned a garbage value and are stored in a primary memory. तो यहाँ जो वेरिएबल हम यहाँ पे ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर हम स्टोर करेंगे वो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा वो वहाँ पे उसको एक गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाएगी. एंड गार्बेज वैल्यू मीन्स व्हाट? तो कि वैल्यू दैट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस टू द यूजर, यानी कि जो भी यहाँ पे वो वैल्यू दी जाती है वो वैल्यू यहाँ यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती. Next one is external, यानी के external variables. So the storage class external is useful when the variable are to be shared between two different functions or programs. तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस या फिर प्रोग्राम्स के अंदर पर्टिकुलर वेरिएबल को शेयर करने के लिए हमारा यहाँ पे स्टोरेज क्लास का हम यूज करेंगे, यानी कि एक्सटर्नल वेरिएबल का हम यूज करेंगे. बट दिस वेरिएबल्स मस्ट बी डिफाइंड एज ग्लोबल वेरिएबल इन द लिस्ट वन प्रोग्राम. मगर कंडीशन ये है कि हम जो भी वेरिएबल को शेयर करना चाहे वो वेरिएबल यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन होना चाहिए कोई भी एक प्रोग्राम के अंदर. द सिंटेक्स टू डिक्लेयर एन एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल इज एज फॉलो: एक्सटर्न, डेटा टाइप एंड आइडेंटिफायर. तो यहाँ पे उसकी सिंटेक्स है कि हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सके. तो उसके लिए सिंटेक्स हम देखें तो यहाँ पे है एक्सटर्न कीवर्ड का हमने यानी कि स्टोरेज क्लास का यूज किया, डेटा टाइप और वेरिएबल यानी कि आइडेंटिफायर का नाम. तो एग्जांपल से समझे कि एक्सटर्न char choice indicates that the variable choice is of type character and its storage class is external. तो यहाँ पे हमने देखा कि choice जो है हमारे वेरिएबल का नाम है, char वो हमारी डेटा टाइप है एंड extern हमारा क्लास का नाम. यहाँ पे एक नोट याद रखनी है कि द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल वेरिएबल इज 0 एंड दे आर स्टोर इन द प्राइमरी मेमोरी. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू होगी वेरिएबल की वो 0 होगी और वो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा. नेक्स्ट वन इज रजिस्टर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कैन बी स्टोर इन द सीपीयू रजिस्टर टू हैव देयर फास्टर एक्सेस. तो यहाँ पे पर्टिकुलर वेरिएबल का फास्ट एक्सेस कराने के लिए हम यहाँ पे उसको सीपीयू रजिस्टर के अंदर उसको स्टोर करेंगे. C language provides register storage class to store the variables in the CPU register. तो यहाँ पे C language रजिस्टर स्टोरेज क्लास से हमें यहाँ पे CPU रजिस्टर के अंदर वेरिएबल को स्टोर करने की यहाँ पे हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. The syntax to define a register storage class variable is as follow. तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को डिफाइन करने की सिंटेक्स हम देखें तो रजिस्टर, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर. उसको एग्जांपल के थ्रू समझे तो रजिस्टर int counter indicates that the variable counter is of the type integer and its storage class is register. तो हमने यहाँ पे जो डिक्लेयर किया सिंटेक्स के थ्रू तो उसके अंदर देखे तो काउंटर नाम का हमारा एक वेरिएबल है जिसका हमारा डेटा टाइप है यहाँ पे int एंड उसका स्टोरेज क्लास यहाँ पे है रजिस्टर.
एक नोट है जो याद रखना है कि द रजिस्टर क्लास वेरिएबल आर असाइन गार्बेज वैल्यू बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे जो भी रजिस्टर क्लास के वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे उसको बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज स्टैटिक वेरिएबल्स। द स्टैटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल इज स्टोर परमानेंटली इन द प्राइमरी मेमोरी। तो जो भी यहाँ पे स्टैटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल होंगे वो यहाँ प्राइमरी मेमोरी के अंदर परमानेंटली स्टोर होंगे। द सिंटेक्स टू डिफाइन स्टैटिक क्लास वेरिएबल इज एज फॉलो। तो उसकी सिंटेक्स हम यहाँ पे देखें तो स्टैटिक डेटा टाइप आइडेंटिफायर। तो उसको एग्जांपल के थ्रू समझे तो स्टैटिक int max indicates that the variable max is of type integer and its storage class is static। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिखा गया है कि हमारा जो मैक्स है वो हमारा वेरिएबल का नाम है, int वो हमारी डेटा टाइप है और हमने यहाँ पे स्टोरेज क्लास के लिए हमने यहाँ पे स्टैटिक वर्ड का यूज किया हुआ है। तो यहाँ उसकी नॉट समझे तो स्टैटिक क्लास वेरिएबल्स आर असाइन वैल्यू 0 बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे जो भी स्टैटिक क्लास के वेरिएबल होंगे उसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट कि जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में देखा, फिर हमने टाइप कास्टिंग के बारे में देखा, फिर टाइप कन्वर्सेशन के बारे में देखा और हमने अभी लास्ट में स्टोरेज क्लासेस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि ऑल दी टॉपिक्स जो भी आपको अभी एक्सप्लेन किए गए वो सारे टॉपिक्स में आपको समझ में आ गए होंगे और चैप्टर नंबर 11 के सेकंड पार्ट के साथ हम जल्दी मिलेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर हम ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। तो सेकंड पार्ट के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।